नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग अधिगम से संबंधित प्रश्न कर रहे थे। ठीक है, चैप्टर वाइज सारा सीडीपी में आपको कराऊंगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आज का 26 है। बच्चा किस प्रकार सीखता है? बच्चा जो है वो पुस्तकें पढ़कर या परिचर्चा द्वारा या प्रश्न पूछकर या कई प्रकार से। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। अधिगम के बारे में मैं आपसे कई बार चर्चा कर चुका हूं। अधिगम आखिर होता क्या? देखो, अधिगम अधिगम यानी कि मानव के व्यवहार में परिवर्तन क्या होता है? अधिगम होता है व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार, मान लो ये कोई मानव है या बालक है भाई, है ना। व्यवहार में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। अब ये परिवर्तन जो होना चाहिए स्थायी परिवर्तन होना चाहिए भाई। किसके द्वारा? अभ्यास के द्वारा। अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा। अगर इन तीन शब्द जो अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव है, इनके द्वारा स्थायी परिवर्तन होता है तो वो व्यवहार कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यवहार कहलाता है, यानी व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम का अर्थ जो होता है वो सीखना होता है। व्यापक अर्थ की बात करें तो व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया को अधिगम कहा जाता है। अगर नोट लगाओ भैया, 4 रुपए का नोट लगा लो। अगर मान लो किसी बालक या कोई व्यक्ति है, उसके व्यवहार में परिपक्वता के कारण मूल प्रवृत्ति हो गई। मूल जो प्रवृत्ति होती है वो जन्मजात होती है। बीमारी बीमारी हो गया, थकान हो गया, संवेगात्मक विकास, ठीक है, और मादक पदार्थों के सेवन से अगर व्यवहार में परिवर्तन होता है तो ये अधिगम नहीं होता है, क्योंकि ये अस्थायी परिवर्तन होता है। ठीक, अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 27। आप लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब जरूर भी करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो। चलिए देखते हैं लोग। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है जिसमें बच्चे कई प्रकार से सीख सकते हैं, जैसे पुस्तकों को पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, अखबार पढ़कर, प्रश्न पूछकर, अनुकरण करके या समस्याओं को हल करके। प्रश्न नंबर 27 देखो, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है ना? सही नहीं है, निगेटिव का भाई निगेटिव होगा। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ये बात गलत है। निगेटिव का भाई भैया निगेटिव हो गया। केवल शब्द क्या है? निगेटिव। केवल, बच्चे केवल कक्षा में नहीं सीखते भाई, बच्चे समाज से सीखते हैं, अपने परिवार से, अपने मित्र मंडली से सीखते हैं। तो केवल कक्षा से ये बात गलत हो गई, तो ऑप्शन नंबर इसका ए गलत का भाई गलत, इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो, बच्चे जिज्ञासु प्रकृति के होते हैं तथा वे हर समय तथा हर परिस्थिति में सीखते हैं तथा उनके सीखने का तरीका अलग अलग हो सकते हैं। बच्चे के सीखने का तरीका क्या अलग हो सकता है, अतः यह कथन क्या है? गलत है। प्रश्न नंबर 28 है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं भाई। आप जो है अनपढ़ माता पिता के बच्चे को भाई, मान लो ये माता पिता है इनके, ये भैया मम्मी है, मम्मी ज्यादा मोटी है ये ये पापा है और ये इनके बच्चे हैं। ठीक है, अब ये क्या है? ये दोनों हुई अनपढ़ है, यानी पढ़े लिखे नहीं है। तो अब इसके बच्चे को क्या करोगे? आप इंग्लिश सिखाना है तो आप क्या करोगे? आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। अरे भैया, अब उसको कुछ पता नहीं है अंग्रेजी में तो आप कैसे बात करेंगे डायरेक्ट? आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बात नहीं, बात तो बच्चों को करना ही नहीं है किसी बात पर। आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से नहीं, मातृभाषा में बोलने से नहीं रोकेंगे भाई बच्चे को। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। यही बात क्या है? सत्य हो जाएगी। प्रश्न नंबर 28 का डी आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 29। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निरर्थक शब्द का प्रयोग किया है वो विलियम जेम्स है या स्किनर है। भाई स्किनर कई सारे हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम में आता है वो बीएफ स्किनर से संबंधित है। बाकी स्किनर नाम के कई है मनोवैज्ञानिक। ठीक है, एमिंगहास है और बार्टलेट है। तो एमिंगहास इसका हो जाएगा नंबर सी आंसर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। अच्छा, कोई और प्रश्न है? एक मिनट, अभी और प्रश्न शायद, हाँ ये प्रश्न बाकी हुआ है। प्रश्न नंबर 30 है ना? हाँ, प्रश्न नंबर 30 देखो, अधिगम के वक्र तथा पठार के संबंधित जो प्रश्न आए हैं एग्जाम में उसके बारे में। प्रश्न नंबर 30 है, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है
तो यह इस बात का संकेत है कि अगर कोई बच्चा कार्य करके क्या उबने लगा और बोरिंग उसको महसूस होने लगा, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। हाँ, ये बात सत्य हो सकती है, ठीक है। बच्चा बुद्धिमान नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं, ये भी बात गलत है। बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है, नहीं भाई। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अभी आप भी अगर कोई काम कर रहे हो, बार बार वही काम कर रहे हो, तो क्या बोरिंग लगता है ना, तो वही बात है, उबने लगता है। तो संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, इसलिए बच्चा उब रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर जो इसके बारे में दिया भी है। जब बच्चा किसी कार्य को लगातार करता है तो कुछ समय बाद उसकी उस काम में रुचि खत्म हो जाती है, जिससे बच्चा उबने लगता है, जिसका आशय है कि यांत्रिक रूप से बार बार वो काम हो रहा है। अगला है प्रश्न नंबर 31। निम्न में से कौन सा अधिगम वक्र नहीं है? देखो, अधिगम जो वक्र होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं भाई। नतोदार होता है, मिश्रित होता है, उन्नतोदार, एक होता है सरल रेखी। सरल रेखी लंबवत नहीं होता, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि लंबवत नहीं होता है, ठीक है। सीखने की मात्रा तथा समय, ये ग्राफ बनता है ऐसे, ये इधर समय होता है, ये इधर आपका समय हो जाएगा, और इधर होता है सीखने की मात्रा, ये अधिगम की मात्रा, अधिगम, ठीक है। इधर आप 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4 आप दे सकते हैं, भी आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो सीखने की मात्रा तथा समय के इस परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे अधिगम वक्र कहा जाता है, ठीक। अधिगम जो वक्र होते हैं वो 4 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। एक होता है सरल रेखी, इसे समान निष्पादन वक्र कहते हैं, यानी कि इसमें समय और मात्रा क्या है भाई, बराबर लगता है ना। मान लो 1 घंटे में एक चैप्टर ये खत्म पढ़ लेता है, 2 घंटे में 2 चैप्टर, 3 घंटे में 3 चैप्टर, तो ये अधिगम सरल रेखी वक्र का है। एक होता है उन्नतोदार, उन्नतोदार वक्र घटता निष्पादन है, तो आप इसको दे सकते हैं, अधिगम की मात्रा इधर अभ्यास। एक होता है नतोदार, बाकी इसके बारे में हम लोग डिटेल से आगे जानेंगे, इसके बारे में आखिर ये होते क्या हैं, इनके बारे में और डिटेल से आगे चैप्टर में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक। एक होता है आपका मिश्रित, इसको एस टाइप वक्र कहते हैं, एस टाइप वक्र के नाम से भी जाना जाता है, उसे सर्पिलाकार वक्र कहा जाता है, सर्पिलाकार वक्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और एस टाइप भी कहते हैं, ये बयान भी आप लोग ध्यान दें। अगला है प्रश्न नंबर 32। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? अधिगम के पठार का कारण नहीं है। प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा या ज्ञान की सीमा। प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 में क्या हो जाएगा भैया, सही आंसर, ठीक है। प्रश्न नंबर 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय का असहयोग अधिगम के पठार का कारण नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र प्राप्त होता है उसे अधिगम वक्र कहा जाता है। अधिगम वक्र को कभी कभी देखा जाता है कि अधिगम वक्र का कुछ भाग अत्यंत कम उन्नति को प्रदर्शित करता है, नगण्य उन्नति को प्रदर्शित करने वाले इस प्रकार के भाग को पठार कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अधिगम का पठार कहा जाता है। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर है आगे है, अधिगम पठार बनने के कई कारण, अधिगम पठार बनने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अधिगम कर्ता की आवश्यकता है, ध्यान, रुचि, उत्साह, वातावरणीय व्यवधान, थकान, मनोशारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा, ये क्या है अधिगम बनने के, अधिगम पठार बनने के ये है आपके कारण। अगला है प्रश्न नंबर 33। किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली भांति सीख रहा है था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए? सीखने की प्रक्रिया स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। प्रश्न नंबर 33, ठीक। प्रश्न को आपको सही से देखना है, इसके बाद सही उत्तर इसको देना है। देखो, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भलीभांति सीख रहा था उसमें स्थिरता, तो सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा भाई, प्रश्न नंबर 33 का फटाक से आंसर दे दीजिए, बोलो, चलो तो बोलो 33 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो?
हाँ, इसका ए आंसर दिया था भाई, ए। सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका ए देखो दिया गया है, ए हो जाएगा सही आंसर इसका। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया सतत चलती रहती है, इस प्रक्रिया में कभी मंदता तो कभी तीव्रता आती है। इसी प्रकार विद्यार्थियों में सीखने की प्रक्रिया में स्थिरता भी आ जाती है, जो अधिगम की स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्या ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, अतः शिक्षक को इसे स्वाभाविक प्रक्रिया ही मानना चाहिए। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 34। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है क्या कहलाती है? कोई उन्नति नहीं होती भाई, अभी आपने पढ़ा क्या, सीखने का पठार। सीखने की वह अवधि जब कि सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो उसे अधिगम का पठार कहा जाता है। प्रश्न नंबर 31 का, 34 का सॉरी, ठीक, 34 हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अनुभव एवं अधिगम शैली के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न 35 है, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण शिक्षार्थी की सामाजिक प्रक्रिया, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति, परिवार की आर्थिक स्थिति या बालक का लालन पालन। ठीक है, ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति, जो उसकी विचारणा नीति, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। शिक्षार्थियों द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति अर्थात उनके सोचने समझने के तरीकों का अधिगम शैली में भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36 है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है। ये सुरेश है और ये शांत कमरे में अकेले क्या पढ़ना चाहते हैं, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहते हैं। भाई ये मदन साहब हैं, ये अपने समूह में बहुत सारे मित्र उनके साथ पढ़ना चाहते हैं। तो यह खालिस्तान में विभिन्नता के कारण है, मूल्यों, अभिक्षमता, अधिगम शैली या परावर्तकता स्तर। इसके ये हो जाएगा भाई अधिगम शैली के भिन्नता के कारण। ऑप्शन नंबर, कोई भैया अकेले पढ़ना चाहता है, कोई अपने मित्रों के साथ भीड़ पढ़ना चाहता है ना, तो ये अधिगम शैली में विभिन्नता के कारण है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। वैयक्तिक भिन्नता के कारण प्रत्येक व्यक्ति के रुचि, मनोवृत्ति, अवधान, अधिगम शैली, विचार, बुद्धि, चिंतन स्तर आदि में अंतर पाया जाता है। इसलिए कोई व्यक्ति शांत वातावरण में पढ़ना चाहता है, जबकि कोई अपने मित्रों के साथ समूह में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी अधिगम शैलियों में अंतर होता है, यह अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 37, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? सीखने की शैली का उदाहरण है संग्रहण, तथ्यात्मक, स्पर्श संबंधी और चाक्षुष। प्रश्न नंबर 37 को जाएगा भाई चाक्षुष, ऑप्शन नंबर इसका 37 का डी हो जाएगा सही आंसर। चाक्षुष अर्थात जिसका बोध नेत्र से हो गई, क्या इसका बोध किससे होता है? नेत्र से होता है। इस प्रकार सीखने का एक उत्तम उदाहरण चाक्षुष शैली हो सकता है। बालक इस शैली के माध्यम से किसी कार्य व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण करता है, फिर उस व्यवहार का अनुकरण करता है, जो एक बालक के सीखने के लिए सर्वोत्तम विधि है। कौन सी विधि? चाक्षुष जो है वो सर्वोत्तम विधि बालक के सीखने के लिए। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए और औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, या शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, या शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। प्रश्न नंबर 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके माध्यम से शिक्षक बच्चों की रुचियों, व्यवहारों, संवेगों आदि को सही दिशा में निर्देशित कर सकता है
उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपने शिक्षण शैलियों का निर्माण कर सकता है एवं उन्हें प्रभावी रूप से संचालित कर सकता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 45। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूहों में बेहतर सीखते हैं। देखो यहां पर दिया गया है हमेशा, दिया गया हमेशा दिया गया, ध्यान देना, इस शब्द को ध्यान देना। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है। अच्छा, इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। यही बात क्या है, सत्य है भाई। बच्चों की विकास दर भिन्न, भाई विकास क्रम तो सेम रहता है भाई। देखो विकास क्रम, लेकिन विकास दर भिन्न होती है भाई। विकास क्रम जैसे कि भाई बच्चा पहले छोटा होगा, पहले शैशवावस्था, बाल्यावस्था, फिर आपका जाएगा भाई जवान होगा ना, ठीक। ये नहीं कि पहले बुढ़ा होगा भी बालक होगा। जो विकास का क्रम होता है वो सेम होता है, चाहे वो भारत का बच्चा हो चाहे वो अमेरिका का बच्चा हो, ठीक है। लेकिन जो उसकी विकास दर उसकी भिन्न भिन्न होती है भाई। बच्चों के विकास दर में भिन्नता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 40। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? अब यहां से आप पढ़ोगे अधिगम स्थानांतरण, ठीक है। एक भैया नेगेटिव होते हैं, है ना, एक होते हैं पॉजिटिव। नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव होते हैं, क्यों? चलो भाई हम लोग चलते हैं। अगला ऑप्शन क्या है? कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य है, रेखी अभिक्रम, साखी है या तैयारी या अर्जन। प्रश्न नंबर 40 में आप लोग क्या आंसर दें? अधिगम स्थानांतरण, ठीक है। प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर 40 को जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य है। क्या है? एक गति है। अगर मैं बात करूं, देखो जो आपका अधिगम स्थानांतरण का हो या अधिगम अंतरण का हो, बात एक ही है। या तो अंतरण कह दो या स्थानांतरण। मैं अगर बात करूं भाई एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, है ना, जो काम आए, जैसे कि मैं कहूं अगर आपने भैया साइकिल चलाना सीखा, साइकिल मान लो साइकिल है ना, अब साइकिल से आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ये क्या होगा? अधिगम स्थानांतरण हुआ ना। साइकिल से आप, यानी कि कौशल अनुभव प्रशिक्षण के माध्यम से आपने साइकिल चलाना सीखा। अब साइकिल चलाना सीखा तो भाई जो ये कौशल अनुभव आपको इसमें है वही आपको काम किसमें दे देगा भाई? मोटरसाइकिल चलाने में, इसमें मोटरसाइकिल चलाने में, ठीक भैया। अधिगम स्थानांतरण 3 प्रकार के होते हैं, ठीक, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सकारात्मक, सकारात्मक हो गया। एक होता है भैया नकारात्मक, नकारात्मक। एक होता है शून्य अधिगम अंतरण। सकारात्मक नकारात्मक एक में शून्य अधिगम अंतरण होता है, ठीक। अगर मान लो कोई व्यक्ति ये काम कर रहा है, ये मान लो कोई बी काम है, यानी इसको W1 मान लो, जो W2। अगर जो W1 कार्य किया है W2 में भी उसको कार्य करने में सहायता मिलती है तो वो होता है सकारात्मक। जैसे कि साइकिल चलाना सीखा, इसके बाद मोटरसाइकिल, तो ये क्या है? सकारात्मक अंतरण है या अधिगम स्थानांतरण है। एक होता है W, यानी कि अगर मान लो एक, जैसे जो आपका नकारात्मक होता है, कोई कार्य ये किया, अब मान लो कि यह भारत का जो भैया ड्राइवर है वो गाड़ी चलाना सीखता है ना। अब वही जो अमेरिका में जाएगा तो उसको भ्रम पैदा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो स्टीयरिंग होती है वहां, यहाँ पर भैया अलग होती है, वहां पर अलग होती है ना, दाएं बाएं में वहां पर अंतर होता है। स्टीयरिंग जो होती है, यानी कि हैंडल जो होती है ना, तो यहाँ पर भ्रांति पैदा होगी कि वहां पर क्या है? नकारात्मक स्थानांतरण है। शून्य क्या होता है भाई? एक दूसरे पर कोई बाधा ना हो, वो क्या होता है भाई? शून्य। मान लो कोई एक कार्य किया, दूसरा कार्य किया, उसमें कोई बाधा ना हो किसी से, तो होता है शून्य। ना लाभ होता है ना हानि होता है उसमें, तो होता है शून्य अधिगम स्थानांतरण, ठीक। फिर हम सकारात्मक अंतरण को, जो इसको भी हम 3 भागों में बांट देते हैं, क्षैतिज हो गया, ऊर्ध्व हो गया और द्विपार्श्वी अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे इसके बारे में चर्चा
और डिटेल से निकाल लेंगे। प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। थॉर्नडाइक सिद्धांत समानता है या अनुरूप तत्वों का सिद्धांत है या औपचारिक नियमों का है या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो अनुरूप तत्वों का सिद्धांत अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। अनुरूप तत्वों का सिद्धांत ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा आंसर। रीट 2015 में आया। अधिगम अंतरण के अनुरूप तत्वों का सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। वस्तुतः यह सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सादृश्यता के नियम का ही एक विस्तार कहा जा सकता है। इसका सादृश्यता के नियम का विस्तार ही कहा जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने का अंतरण उस सीमा तक हो सकता है जिस सीमा तक सीखने की दोनों क्रियाओं में समानता होती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 42। एक बालक कक्षा में सीखे गए गणित का उपयोग किसी अन्य विषय के प्रश्न को हल करने में करता है, तो यह अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण है। समझना भाई, गणित का उपयोग किसी अन्य विषय के प्रश्न करने में हल कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर इसका ए। मैंने तीनों के बारे में आपको बता चुका हूँ। नकारात्मक क्या होता है, अधिगम शून्य क्या होता है, अधिगम का सकारात्मक, तो इसका ए आंसर हो जाएगा करेक्ट। प्रश्न नंबर 43 है, अधिगम स्थानांतरण की योग्यता को बढ़ाने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए, स्व क्रिया को प्रोत्साहित करना चाहिए। भाई स्व क्रिया को तो प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों, बात सही है। रटने की प्रवृत्ति को आज भी रट्टा नहीं मरवाना है, निगेटिव का भाई निगेटिव हो गया, ऑप्शन नंबर इसका बी जाएगा। बच्चे से रोड लर्निंग नहीं कराना, रट्टू टोटा उसको नहीं बनाना है। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 44 सही। आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है। जो ये समान तत्व भैया है ना, आइडेंटिकल एलिमेंट्स जो लिखा हुआ है किससे संबंध रखता है, समान परीक्षा प्रश्न है, सहयोगी से ईर्षा या अधिगम स्थानांतरण या समूह निर्देशन। समान तत्व अभी आप पढ़ रहे हो, समान तत्व की बात हो रही है, अधिगम स्थानांतरण या अधिगम अंतरण। अंतरण भी कहीं लिखा हो तो डाउट नहीं, बात ही होती है स्थानांतरण या अंतरण। समान तत्व यानी कि अधिगम स्थानांतरण सिद्धांत से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक एवं वुडवर्थ ने किया था। समान तत्व का जो अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक एवं वुडवर्थ ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार एक विषय का अध्ययन दूसरे विषय के अध्ययन में तभी सहायक सिद्ध हो सकता है जबकि इन दोनों विषयों में कुछ समान तत्व जरूर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न अगला है नंबर 45। निम्न में से कौन से क्षेत्र भिन्न है, निम्न में से कौन से भिन्न है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है, ये पूछा गया है, क्षेत्र नहीं, कौन शेष से भिन्न है। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत है, समान अवयव का सिद्धांत है, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत या सामान्यीकरण सिद्धांत का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन हो जाएगा सी, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। ये क्या है, शेष से भिन्न है, ऑप्शन नंबर इसका सी जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये सभी अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत है। यानी कि ये जो भी है सिद्धांत है, अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत है, समान अवयवों का और सामान्यीकरण का ये आपके अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत है। जबकि जो ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत है अधिगम का सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन, अधिगम का सिद्धांत है ना कि अधिगम स्थानांतरण का, इसका तो प्रतिपादन क्लार्क हल ने किया, तो क्लार्क एल हल के द्वारा किया गया था ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। ये अधिगम का सिद्धांत है ना कि अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत। अगला है प्रश्न नंबर 46।
यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो वो क्या कहते हैं? यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वो सकारात्मक शिक्षण स्थानांतरण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 47 है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? ठीक, अब यहाँ पर हम सकारात्मक अंतरण यानी कि जो सकारात्मक स्थानांतरण अधिगम का है उसके बारे में मैंने बताया था। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ये जो सकारात्मक अंतरण है ये कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है क्षैतिज। अब यहाँ पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्षैतिज अंतरण या स्थानांतरण। यह विषय का ज्ञान उसी विषय में मतलब जो क्षैतिज होता है, यह मान लो कोई इतिहास है विषय, इतिहास के विषय में ही मदद करता है। अगर हम गणित की बात करें तो गणित में ही, यानी जो क्षैतिज अंतरण होता है यह उसी विषय में मदद करता है जिस विषय का आपको ज्ञान है। अगर हम ऊर्ध्व की बात करें, ऊर्ध्व जो अंतरण होता है, एक विषय का ज्ञान दूसरे में भी मदद करता है तो उसे ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं। क्षैतिज में क्या होगा? वही विषय का ज्ञान वही विषय में, ऊर्ध्व का एक से दूसरे में, यानी कि तो 47 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक है आपका द्विपार्श्विक अंतरण। देखो द्विपार्श्विक, ध्यान देना, दोनों हाथों के कौशल एक दूसरे में संबंध स्थापित कर लेते हैं, ये होता है द्विपार्श्विक। तो यहाँ पर भी आपका कौन सा नंबर है? 47। 47 में क्या हो जाएगा? जब मानव शरीर के, यहाँ पर मानव शरीर बोला गया बेटा, देखो कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, मानव शरीर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर भैया ए मत दे देना क्योंकि ए विषय की बात कर रहा है ना। जब एक विषय का ज्ञान दूसरे में मदद करता है तो वो होता है ऊर्ध्व। जब दोनों हाथों के कौशल एक दूसरे में स्थापित कर लेते हैं तो वो द्विपार्श्विक अंतरण। यहाँ पर मानव शरीर यानी कि कौशल, यानी कि हम हाथ की बात अगर कर ले यहाँ पर सी आंसर होगा ना कि ए। अब ए बी सी मतलब तीनों के बारे में आपको बता दें डिटेल से क्या होता है। ठीक, देखो जैसे वही बात दिया गया है कि मानव शरीर को 2 भागों में बन सकता है, दायां भाग और बायां भाग है। जबकि मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में भी होता है तो उसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। जैसे कि दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का उपयोग बाएं हाथ से लिखने में करना। अगला है प्रश्न नंबर 48, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी स्थिति में उपयोग कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। बी आंसर हो जाए। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उस ज्ञान के उपयोग को सीखने में स्थानांतरण कहते हैं। अतः जब एक विषय का ज्ञान अथवा एक परिस्थितियों में सीखी बातें दूसरे विषय को सीखने में अथवा अन्य परिस्थितियों में सीखी जा रही बातों के अध्ययन में सहायक अथवा घातक होता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण या अंतरण कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 49, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण किसका है? क्षैतिज, ऊर्ध्व, द्विपार्श्विक या डी यानी कोई भी अधिगम अंतरण नहीं है। ठीक है, तो 49 में आप लोग किधर जा रहे हो? ठीक है, क्षैतिज तो होता है साइकिल का साइकिल में होता, अब साइकिल मोटरसाइकिल अंतर यानी कि हो जाएगा ऊर्ध्व। एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में भी सहायता करे तो वो होता है ऊर्ध्व अधिगम। द्विपार्श्विक यानी 2 हाथों की बात हो रही है, मानव शरीर की बात हो रही है, दायां बायां भाग की। क्षैतिज में एक विषय का एक ही विषय में मदद करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब मैं आशा करता हूँ कि जो आप कोई भी प्रश्न चाहे जितना घुमा के पूछे स्थानांतरण से, आप उसका जवाब तुरंत दो। क्यों दोगे ना? बिल्कुल दोगे। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 50, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य और सभी। तो ये तीनों हो सकते भाई, क्योंकि अधिगम स्थान 3 प्रकार के होता है, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य अधिगम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 50 का डी हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर है 51, अधिगम के सिद्धांत। अब हम यहां से पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, अधिगम के सिद्धांतों के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे।
कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ठीक है, एक भैया हम व्यवहारवादी सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे और संज्ञानवादी सिद्धांत के बारे में भी चर्चा करेंगे। व्यवहारवादी और संज्ञानवादी। ठीक, एनिमल इंटेलिजेंस, पुनर्बलन की अनुसूची, सारगर्भिता का नियम, अनुकूलन, इधर गेस्टाल्ट, पियाजे, थॉर्नडाइक, स्किनर। 51 में क्या हो जाएगा इसका आंसर? ठीक है, एनिमल इंटेलिजेंस ये हो जाएगा आपका थॉर्नडाइक्स। ठीक, पुनर्बलन, पुनर्बलन की जो अनुसूची हो जाएगा बी यानी कि स्किनर हो जाएगा, बी का 4। क्यों? बी का 4 है। इसके बाद अनुकूलन की अगर हम बात करें ये हो जाएगा पियाजे, और सारगर्भिता का नियम गेस्टाल्ट, गेस्टाल्टवादी जो थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, एनिमल इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक है, पुनर्बलन की अनुसूची स्किनर है, सारगर्भिता का नियम गेस्टाल्ट, अनुकूलन पियाजे, जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही। देखो यहाँ पर अगर मैं बात कर लूं व्यवहारवादी, व्यवहारवादी के जनक कौन है? व्यवहारवादी शब्द का प्रयोग किसने किया इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं। जो व्यवहारवादी सिद्धांत है इनके जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं जिनकी ईपी पावलोव, ईपी पावलोव हो गया, बीएफ स्किनर हो गया भैया, और थॉर्नडाइक हो गया, थॉर्नडाइक और सीएल हल हो गए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने महत्व किसको दिया है? व्यवहारवादी जो महत्व देते हैं पुनर्बलन को महत्व दिया है, और अनुक्रिया को, उद्दीपक को, अभिप्रेरणा को, इन चारों ये पॉइंट को ध्यान देना, पुनर्बलन, अनुक्रिया, उद्दीपक और अभिप्रेरणा को महत्व दिया है। इनका कहना है कि अधिगम यंत्रवत होता है, पशु और मानव दोनों में कर सकते हैं। जो व्यवहारवादी है वो पशु और मानव दोनों में जो आपका अधिगम होता है वो यंत्रवत होता है ना। अधिगम धीरे धीरे होता है, ये किनका कहना है? व्यवहारवादियों का कहना है। अधिगम अनुबंधन, अधिगम अनुबंधन की बात व्यवहारवादी करते हैं। अगर मैं यहीं पर आपको संज्ञानवादी की बात कर लेता हूं, संज्ञानवादी जो सिद्धांत है इसे गेस्टाल्टवाद संप्रदाय भी कहा जाता है। गेस्टाल्टवाद समुदाय भी, जैसे मैक्स वर्दिमर है ना, इसने तो स्थापना की थी भाई। मैक्स वर्दिमर हो गया, कोहलर हो गया, और लेविन हो गया, और कोपका हो गया, है ना। अब जो संज्ञानवादी है इन्होंने महत्व किसको दिया है? संवेदना को महत्व दिया है। संवेदना हो गया, बुद्धि हो गया, ठीक है, बुद्धि हो गया, प्रत्यक्षीकरण हो गया, और संज्ञान हो गया, और समस्या, इन पर बल देते हैं संज्ञानवादी। ठीक, अब इनका कहना है कि जो अधिगम होता है वो यंत्रवत नहीं होता है, केवल मानव कर सकता है। क्या होता है? केवल मानव कर सकता है। ये पॉइंट ध्यान देना, ये संज्ञानवादी कहना है। अधिगम अचानक होता है। क्या होता है? अधिगम अचानक। अब व्यवहारवादियों के बारे में आगे जो भी इंपॉर्टेंट आएंगे उनके बारे में चर्चा करते जाएंगे। ठीक, अब कौन व्यवहारवादी है, कौन आपके संज्ञानवादी में, ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, ये आपको सूची मिलाई गई है, आप उसको देख सकते हैं आराम से। प्रश्न नंबर है 52। अधिगम व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है। अधिगम व्यवहारिक संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम है, या प्रबलन का, या उपरोक्त। आप देखो मैंने अभी बात किया कि जो व्यवहारवादी है उन पुनर्बलन पर, अनुक्रिया पर, उद्दीपक पर और अवप्रेरणा पर बल देते हैं। तो ये तो भाई 52 का डी यानी कि तीनों बातें क्या है? सही, सही सभी क्या है? व्यवहारिक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर किसी को? चलिए अगला प्रश्न नंबर है 53। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? वाटसन, कोपका, कोहलर या गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है, तो ये भैया एक प्रश्न गलत था, ये है वुडवर्थ के द्वारा। वुडवर्थ, सबको नंबर मिला था, ध्यान देना। वुडवर्थ इसका हो जाएगा आंसर सही। ठीक है, दिया है। तो SOR सिद्धांत है अमेरिकी वैज्ञानिक वुडवर्थ के द्वारा प्रस्तावित किया गया। इसका फुल फॉर्म है, यह संकल्पना अधिगम के क्षेत्र में उद्दीपन
अनुक्रिया के बीच संज्ञान को महत्व देता है, जबकि वाटसन का मानना था कि मानव व्यवहार उद्दीपक अनुक्रिया यानी एस आर संबंध, एस आर, ठीक है, उद्दीपक है, ये आपकी अनुक्रिया है। उद्दीपक में जैसे कि आगे हम लोग बात करेंगे ना, जैसे कि थार्नडाइक पर किस किस पर प्रयोग किए हैं, बिल्ली पर किए हैं कि कुत्ता पर किए हैं, किसमें किए हैं ना, तो और जो आपके कौन कौन से नियम है, कौन से मुख्य नियम है, कौन से गौण नियम है, इनके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, बताएं भाई थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, इसे भी कमेंट कर दो। अगला प्रश्न नंबर 54, थार्नडाइक का अधिगम सिद्धांत वर्णन। देखो वही प्रश्न आ गया फिर से। थार्नडाइक के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल जानेंगे। देखो जो थार्नडाइक था वो एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक था, व्यवहारवादी, ठीक है। यह संबंध किसकी बात करते हैं, अनुक्रिया और उद्दीपक, अनुक्रिया उद्दीपक के संबंध संबंध बंध या अनुबंधन होता है तभी अधिगम होता है। यानी कि अनुक्रिया और उद्दीपक पर संबंध या बंधन या अनुबंधन होता है तो अधिगम तभी होता है। ये व्यवहारवादी सिद्धांत जो व्यवहारवादियों का कहना है। अगर हम थार्नडाइक की बात कर लेते हो, ये एक अमेरिका का मनोवैज्ञानिक था, पशु मनोविज्ञान का इसे जनक कहा जाता है। इसको थार्नडाइक को पशु मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान था ये, ठीक। इन्होंने प्रथम लिखने के नियम भी दिए भाई, सॉरी सीखने के नियम जो दिए हैं इन्होंने, प्रथम सीखने के नियम थार्नडाइक के द्वारा दिए गए। प्राथमिक नियम यानी कि प्रधान या मुख्य नियम जो होते हैं ये 3 नियम है ना। द्वितीयक नियम यानी गौण नियम जो 5 है, इनके बारे में चर्चा आगे करेंगे। कोई दिक्कत परेशानी है यहाँ तक बताओ। ओके, चले अब बताओ। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन थार्नडाइक के द्वारा किया गया था। उद्दीपन अनुक्रिया, देखो मान लो ये है अनुक्रिया आर है, उद्दीपक एस है, ठीक है। अब इनके बीच भैया कुछ बंधन बना, अनुबंधन यानी कि बी मान लो बना। यहाँ पर क्या हुआ, अभ्यास की पुनरावृत्ति कराओ, अभ्यास की कमी करो दोगे तो अनुबंधन क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अगर पुनरावृत्ति होती रहेगी तेज तो भी अनुबंधन उसका तेज हो जाएगा, ठीक। आगे चलकर जो अभ्यास का नियम है इन्होंने ही दिया था भाई, उसका जो मुख्य नियम है, एक अभ्यास का नियम होता है, एक अभ्यास का नियम हो गया, और एक प्रभाव का नियम या परिणाम का नियम या संतोष और असंतोष का नियम, एक होता है तत्परता का नियम, इसे ही तैयारी का नियम कहते हैं, इसे प्रेरणा का नियम और मात्र तैयारी का नियम भी कहा जाता है, ठीक। तो ये जो 3 नियम है ये मुख्य नियम है, ठीक है। देखो 1930 में संशोधन किया गया। यह जरूरी नहीं है कि अभ्यास के पुनरावृत्ति से अनुकूलन अनुबंधन मजबूत होगा। 1930 में इस नियम में, प्रभाव के नियम में संशोधन किया गया था। ये बोला गया कि यह जरूरी नहीं है कि अभ्यास की पुनरावृत्ति से अनुबंधन मजबूत होगा या अभ्यास की कमी से अनुबंधन कमजोर होगा, ठीक। आप जानते हो कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे मैं बोला कि ये कोई भैया बच्चा है, इसका नाम हम लोग बाबूजी रखते हैं, क्या है, अब ये बाबूजी डेली जाते हैं विद्यालय भैया। अब डेली विद्यालय जाते हैं और डेली प्रार्थना करते हैं, प्रेयर होती है ना भैया, डेली होती है, लेकिन इनको याद ही नहीं भैया, ले प्रार्थना या डेली होती है, अभ्यास होता है। तो ये नहीं हो सकता है कि अभ्यास से जो अनुबंधन होता है इस आर में वो मजबूत होगा कि कमी, ये नहीं हम कह सकते हैं। ये 1930 में प्रभाव का नियम में संशोधन किया गया था, ये बात आप लोग जान लेना, ठीक। इस नियम को, जो अभ्यास का नियम है, इनको भैया मुन्ना राजा 2 भागों में बांटते हैं, प्रयोग और अनुप्रयोग, प्रयोग और अनुप्रयोग में बांटा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 55 है, थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया, संज्ञानात्मक अधिगम के प्रयास या भूल, संकेत या स्थान अधिगम। प्रश्न नंबर 55 को जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम के प्रयास और भूल, ठीक है। तो इसका बी हो जाएगा आंसर, थार्नडाइक। थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को अधिगम के प्रयास या भूल का सिद्धांत शीर्षक से सिद्ध किया। इस सिद्धांत को संबंधवाद या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। संबंधवाद का हो या उद्दीपक, ठीक है। इनके अनुसार सीखने के लिए पुनर्बलन केंद्रीय तत्व है तथा अनुक्रिया का संतोषजनक परिणाम ही उद्दीपक अनुक्रिया बंधन को सुदृढ़ कर सकता है,
ठीक। अगर देखो अनुक्रिया आर है और उद्दीपक जो एस है, जो उद्दीपक होता है ये क्या होता है, लक्ष्य होता है भैया। अनुक्रिया क्या है, ये आपकी क्रिया होती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम संतोष असंतोष की बात करें अधिगम में, अगर भाई बच्चे को पुरस्कार करो, प्रशंसा भी पुरस्कार दो या प्रशंसा करोगे तो संबंध अनुबंधन क्या होगा, मजबूत होगा, तब अधिगम होगा। अगर वही बच्चे को असंतोष हो रहा है, यानी अगर भय दंड है, तो संबंध क्या हो जाएगा, वो अनुबंध, जो संबंध बनेगा यानी जो अनुबंधन होगा वो कमजोर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 56। निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। प्राथमिक नियम, सहचारात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास, प्रभाव या तत्परता। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा आंसर। क्या है, सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम भैया शामिल नहीं है। ठीक, जो आपके गौण नियम होते हैं वो 5 नियम होते हैं भाई। थार्नडाइक के गौण नियम कितने भाई, 5 है। कौन कौन से, बहुक्रिया का नियम है, एक होता है बहुक्रिया, एक आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया है, एक है मनोवृत्ति का नियम, मनोवृत्ति, एक होता है सादृश्यता का नियम, सादृश्यता का नियम, और जो 5वां है सहचार्यात्मक नियम। ठीक, तो ये क्या है, ये आपका गौण नियम, मुख्य नियम नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला है प्रश्न नंबर, देखो ये दिया गया है, सभी ये सब दिए गए हैं, आप इसको मुख्य नियम भी और ये गौण नियम भी दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है प्रश्न नंबर 57। अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी कहा जाता है। देखो वही प्रश्न आ गया, अभी आपने इस बारे में शायद पढ़ा है, मैंने बताया है। उपयोग और अनुपयोग के नियम भी, प्रभाव का नियम, श्रम का नियम, प्रबलन, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका 57 का बी आंसर हो जाएगा, श्रम का नियम। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो यहाँ तक तो ये आपके मुख्य नियम है, और ये आपका हो जाएगा गौण नियम है, उपयोग का नियम और अनुपयोग। ये किसमें भैया है, तो जो प्रभाव का नियम है या उपयोग और अनुपयोग के नियम को ला आप एक्सरसाइज का या अभ्यास का नियम भी कहा जाता है। जो अभ्यास का नियम है, यानी जो श्रम या अभ्यास का जो नियम है, इनके बारे में मैंने ये बताया था कि इनको इसके 2 भागों में बांट देते हैं, प्रयोग या अनुप्रयोग, या उपयोग या अनुप्रयोग। ला एक्सरसाइज अभ्यास का नियम है। ठीक, अभ्यास का नियम और हिंदी में से क्या बोलते हैं, श्रम का नियम होने के कारण आयोग द्वारा सभी प्रयोगों को इसमें बोनस, हाँ ओ यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसमें नोट लगा दो भैया, सबको बोनस अंक दिया जाता है ना। हिंदी में श्रम का नियम होने के कारण आयोग द्वारा सभी को, यानी यहाँ पर अगर अभ्यास का नियम होता, लिखा होता, भैया सबको नंबर मिलते, यानी कि जो सही करता वो में, किसी यहाँ श्रम का नियम दिया था, ये बात गलत थी, इसलिए सबको नंबर रीट में दिया गया था। प्रश्न नंबर है 58। जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसी द्वारा, थार्नडाइक के द्वारा प्रतिपादन किया गया था सीखने में, है ना, तत्परता का सिद्धांत। ठीक है, एक कौन सा नियम है, ये मुख्य नियम है जो तत्परता का सिद्धांत से संबंधित। अगला है प्रश्न नंबर है 59। जब अध्यापक एक कक्षा को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर सकता है। सफलता, सफलता का एहसास, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव या मानसिक तत्परता के नियम का। प्रश्न नंबर 59 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभाव के नियम। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 60, क्योंकि आज का लास्ट प्रश्न है। निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है, अभ्यास, तत्परता, प्रभाव। अरे भैया खेल नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको कल इसके चर्चा करेंगे। धन्यवाद सभी को, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।